नमस्कार, आप सभी का स्वागत है। आज का विषय है प्रकृति। प्रकृति एक ऐसा शब्द है जो हम किसी न किसी समय इसका प्रयोग करते हैं। जैसे ही हम प्रकृति शब्द सुनते हैं, सामान्य तौर पर हमारे मन में कई तरह के पेड़ पौधे, फूल, पशु आदि आते हैं। तो प्रकृति को हम नेचर मानते हैं। अब इस प्रकृति के अंदर अलग अलग प्राणी होते हैं और उनकी प्रकृति भी भिन्न होती है। जैसे इस चित्र में बताया गया है, जो हिरण, बाघ और मनुष्य, ये सभी प्रकृति के अंदर ही रहते हैं। परंतु इन तीनों का अगर हम तुलना करते हैं तो इन तीनों की जो प्रकृति है ये भिन्न भिन्न है ना। जो बाघ का प्रकृति है वो हिरण में नहीं रहता। हिरण जो क्या खाता है, ये खाता है पेड़ पौधे, जो कि वेजिटेरियन है, शाकाहारी है। परंतु बाघ जो है वो उसी का शिकार करता है। मनुष्य एक अलग प्रकृति का होता है। तो ये हुआ सामान्य परिचय प्रकृति क्या है। अब प्रकृति आयुर्वेद में क्या कहा जाता है? तो प्रकृति आयुर्वेद में एक प्रधान तत्व है गर्भ की उत्पत्ति के लिए, या फिर गर्भ की उत्पत्ति के समय इसका निर्णय होता है। अब प्रकृति जो शब्द है ये हम कहीं वेबसाइट के अंदर हमें ये ज्ञान मिलता है कि आप प्रकृति एनालिसिस करो, आप जानो कि आप कौन हो और उस प्रकार से आप आहार विहार या कुछ आप कर सकते हो। अपने जो जीवन शैली है उसमें आप बदलाव ला सकते हो। परंतु ये जो वेबसाइटों में बताया जाता है ये अधिक तौर पर वो गलत होता है और इसकी जो जानकारी गलत रूप से जो इसकी एनालिसिस करते हैं, हम स्वयं एनालिसिस करने के कारण इसकी जो उत्तर हमें अलग मिलता है। तो वो उससे पहले, ये सब करने से पहले हमें ये जानकारी अवश्य होना चाहिए कि प्रकृति होती क्या चीज है। अब तो सामान्य तौर पर हमारे जो शरीर है वो 3 दोषों पर निर्भर रहता है, यानी 3 दोष हमारा जो बेसिक तत्व है इससे बना हुआ है। 3 दोष होता है। अब ये 3 दोष जो है ये सभी में समान तरीके से नहीं रहता। किसी में वात जो होता है वो बढ़ा हुआ रहता है, किसी में पित्त या फिर किसी में कफ, या फिर द्वंद यानी 2 एक तरह से उसकी अधिकता रहता है कहीं कहीं। तो ये जो भी चीजें हैं ये क्या दर्शाता है? ये दर्शाता है कि एक मनुष्य दूसरे मनुष्य से किस प्रकार विभिन्न है। सामान्य तौर पर हम सभी एक हैं। क्यों एक है? क्योंकि हमारे जो तत्व है, जो पंचभौतिक तत्व है, जो त्रिदोष है, ये सभी में ही मौजूद रहता है। हम विभिन्न क्यों हैं? हम विभिन्न इसीलिए हैं क्योंकि जो 3 दोष है वो भिन्न तरीके से हम सभी मनुष्य के अंदर मौजूद होता है। और यही कारण है हम सभी की जो प्रकृति है वो अलग अलग होता है। भले ही एक ट्विंस हो, ट्विंस की भी प्रकृति अलग ही रहती है, क्योंकि अलग अलग इंडिविजुअल, यानी तो जो जिसको अलग किया जा सकता है इसे प्रकृति कहते हैं। ठीक है। अब प्रकृति में क्या होता है कि ये वो जो दोष है जो निर्णय करता है वो कौन सी प्रकृति का है, वो सामान्य तौर पर हमेशा एक इंक्रीज्ड स्टेट में रहता है, यानी एक प्रकोपित अवस्था में रहता है। और इसी कारण से ये प्रकृति के कारण से ही हम सभी के अंदर
हमारे जो फिजिकल मेंटल जो स्ट्रक्चर है, यानी मैंने कहा कि उसमें जो फंक्शंस वो सब समान रहता है, परंतु कहीं कहीं अलग अलग भी रहता है। और प्रकृति की जो, जैसे मैंने पहले कहा कि प्रकृति ही ऐसे एक ऐसा फैक्टर है जिसे हम सब विभिन्न हम कर सकते हैं। फिर प्रकृति जो है वो दो तरीके से होता है। प्रकृति शारीरिक प्रकृति होता है और एक मानसिक प्रकृति होता है। तो शारीरिक प्रकृति 3 दोषों पर आधारित रहता है और मानसिक प्रकृति जो है वो 3 गुण यानी जो सत्व रजस तामस है उन पर आधारित रहता है। यहाँ एक मैं बात बताना चाहूंगी कि जो शारीरिक प्रकृति है ये कभी भी हम अलग नहीं कर सकते, यानी ये रहता है हमारे साथ ही। हम जीवन से लेकर मृत्यु तक इसकी जो प्रकृति है, शारीरिक प्रकृति को हम उसको अलग नहीं कर सकते, वो वही रहता है, परंतु उसमें कुछ ऐसे चीजें कर सकते हैं जिससे हम उसको ढक सकते हैं या फिर उसकी प्रकोपित अवस्था को हम समान कर सकते हैं, परंतु उसको हम अलग या फिर उसको चेंज नहीं कर सकते। परंतु मानसिक प्रकृति जो है उसको हम चेंज कर सकते हैं। तो ये सबसे महत्वपूर्ण भिन्नता है इन दोनों प्रकृति के बारे में। आगे बढ़ते हैं। जो प्रकृति जो है, जैसे मैंने कहा है कि एक दोष या फिर 2 दोष जो है वो सामान्य तौर पर उस इंसान के अंदर बढ़ा हुआ रहता है। तो सामान्य तौर पर हम कहते हैं कि वात का प्रकोप है, पित्त का प्रकोप है, ऐसा हम कहते हैं। तो वो सभी मनुष्य के अंदर, चूंकि हमारी प्रकृति अलग है, जैसे उदाहरण के तौर पर अगर मैं मान लो कि मेरी जो प्रकृति में वात प्रकृति की हूँ और वात जो दोष है वो अधिक है मेरे अंदर। वात दोष अधिक होने के कारण ये नहीं दर्शाता कि मुझे वात का ही हमेशा कुछ इश्यूज होंगे। तो वही दर्शाता है, वही यहाँ पर बताया गया है कि जैसे एक कीट जो है विषैले पदार्थ में अगर जन्म लेता है तो वो विष जो है उस कीट को कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकता, क्योंकि वो उसी से ही उभर कर आया हुआ है। उसी प्रकार से हमारे शरीर में जो दोष बढ़ा हुआ है वो हमारे शरीर को कभी नुकसान नहीं पहुंचा सकता। अब देखते हैं कि क्या क्या प्रकृति को बनाती है, यानी which factors determine the prakriti. So basically there are 4 main factors. वो कौन कौन से हैं? शुक्र शोणित प्रकृति, काल गर्भाशय प्रकृति, मातुराहार विहार प्रकृति और महाभूत विकार प्रकृति। जैसे हम इन चारों को देखते हैं तो इसमें अधिक माता का ही योगदान लगता है। शोणित प्रकृति शोणित में भी होता है, गर्भाशय और मातुराहार विहार प्रकृति में भी स्त्री की या फिर माँ का योगदान अधिक रहता है। अब देखते हैं पहला वाला, शुक्र और शोणित प्रकृति। ये शुक्र के अंदर जो भी कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं, जो भी उसका स्वभाव रहता है, या शोणित के अंदर जो भी स्वभाव रहता है, उस समय जिनकी ये दोनों जब संयोग होता है तब जाकर, यानी जो डोमिनेंट रहता है, जो दोष शुक्र के अंदर जो डोमिनेंट रहता है शोणित के अंदर, वो डिसाइड करता है प्रकृति। तो ये रहा एक तत्व। दूसरा है काल गर्भाशय प्रकृति, यानी गर्भाशय के अंदर, यानी ओव्यूलेशन के समय में जो दोष होता है वो उसको निर्भर करता है। जब शुक्र और शोणित की जो यूनियन होता है गर्भाशय के अंदर, तभी भी इसका जो दोष वहां पर जिसकी प्रधानता रहती है वो भी उसका निर्णय करता है कि प्रकृति किस प्रकार बने। तीसरा है मातुराहार विहार प्रकृति। माँ जैसे खाना पान करती है, जैसे सोचती है, जैसा कर्म करती है, वो दोष भी उस शिशु के ऊपर प्रकृति
का निर्णय करती है। ठीक है। अब महाभूत विकार, प्रकृति महाभूत जहाँ पर डोमिनेंट रहता है, कौन सा कंसेप्शन के समय, यूनियन के समय, प्रेगनेंसी के समय जो भी महाभूत मौजूद होता है वो निर्णय करता है प्रकृति को, यानी महाभूत विकार। एक जैसे एक प्रकृति यानी दोष जो है वो एक बैलेंस्ड स्टेट में यानी एक इक्विलिब्रियम स्टेट में कभी रहना नहीं चाहिए। कब? जब कंसेप्शन हो रहा हो, जब ये सभी चीजें हो रहे हो, तब गर्भ उत्पत्ति के लिए अगर जो दोष है सभी एक ही तरीके से बैलेंस्ड रहे तो गर्भ की उत्पत्ति नहीं होता। ये सिमिलर हमने जो सृष्टि की उत्पत्ति के समय भी हमने सीखा था कि जब जो रजस, सत्व, रजस और तमस जब समान इक्विलिब्रियम में था तब सृष्टि की उत्पत्ति नहीं हुआ। जब वहां पर कुछ ऐसी हलचल हुई, जो रजस में जब हलचल हुआ, तब वहां जाकर जो इक्विलिब्रियम स्टेट जो था उसमें एक हलचल हुआ, एक वाइब्रेशन हुआ, तब वो बैलेंस्ड स्टेट बिगड़ा और फिर सृष्टि की उत्पत्ति हुई। तो वही यहाँ पर भी दर्शाया गया है कि यहाँ पर थोड़ा बहुत एक इनबैलेंस तो होना ही है और वह ही कारण हो सकता है कि गर्भ की उत्पत्ति हो। ये हुआ 4 मेन कारण। अब अलग एक दूसरा कारण है जो 6 फैक्टर्स, वो होता है कि बहुत ही एक इंडिविजुअलाइज्ड चीजें होती है। वो है जो पहले बताया गया है 4 फैक्टर्स, वो सामान्य तौर पर रहता है। ये है एक स्पेसिफिकली एक इंडिविजुअल की जो प्रकृति का जो फैक्टर्स है ये भी उसमें दर्शाया जाता है। तो ये सभी जो भी है कितने गहराई से हमारी जो आयुर्वेद के अंदर बताया गया है, यही एक ही दुख है कि हम इसके बारे में सही तरीके से नहीं जानते। अब आगे बढ़ते हैं। अब जाति पृथक्ता, कुल पृथक्ता, देशानुपातनी, कालानुपातनी, वयोनुपातनी और प्रत्यात्मनीयता। जाति पृथक्ता यानी जो गर्भ कौन से क्लास के अंदर या कौन से प्रदेश में या फिर कौन से रेशियल पेक्युलैरिटीज में उनका जन्म होता है, ये निर्णय करता है उस गर्भ का प्रकृति। जैसे उदाहरण के तौर पर जैसे नीग्रोस जो होते हैं, उनके जो बाल होते हैं वो घुंघराले रहते हैं और उनमें से जो गर्भ होता है वो भी उसी तरह के से होता है, जो वो उसका प्रभाव वहां पर पड़ता है, तो वो प्रकृति होता है। फिर आता है कुल प्रसक्तता। कुल प्रसक्तता यानी जो गर्भ या फिर जो बच्चा कौन से परिवार में उसकी उत्पत्ति होती है वो भी वहां का निर्णय करता है प्रकृति। यानी उदाहरण के तौर पर अगर एक परिवार में सभी जो है वो जो लंबा होता है या फिर बहुत लंबे हो, तो वो उनकी जो संतान रहते हैं तो वो भी लंबे ही सामान्य तौर पर होता है। तो वो कुल का जो प्रभाव है वो उस पर, वो गर्भ पर पड़ता है। फिर देश अनुपातनी यानी कौन से प्रदेश में इस गर्भ का जन्म हुआ, वो भी वहां पर अब उसका असर पड़ता है। जैसे मान लीजिएगा कि जो कहते हैं कि हमारे भारत देश से जो भारतीय हैं वो अगर या फिर कोई भी हो, वो जो बहुत ही ठंडे जगह में उनकी जो गर्भ का परिपालन हो, वो गर्भावस्था में माँ वहां रहती है, तो उसका असर वहां पर पड़ता है। तो उसमें जो बच्चा जो होता है वो उसका प्रभाव पड़ता है। देश जो है वो भी प्रकृति को निर्णय करता है। फिर काल अनुपातनी यानी कौन से समय पर इसकी उत्पत्ति हुई, कौन से ऋतु में इसका उत्पत्ति हुई, ये भी उस प्रकृति को निर्णय करता है, प्रकृति का आधार बनता है। और वय अनुपातनी यानी वय जो है
वो भी इसका निर्णय करता है कि उसका प्रकृति होता क्या है। और प्रत्यात्मनीयता यानी जब ये होता है कि जब गर्भ होने के बाद यानी जब बच्चा होने के बाद बच्चे में जो बदलाव आता है वो जैसे हम उदाहरण के तौर पर हम कह सकते हैं कि अगर मान लीजिएगा कि एक बंदे को हर समय जो कि पित्त प्रकृति का होता है वो हमेशा गुस्सैले स्वभाव वाले होता है, ठीक है। तो उस पे परिवर्तन वो स्वयं ला सकता है, किस प्रकार से कुछ ऐसे चीजें कर जो क्रोध को काबू में ला सकता है। तो वो एक जो प्रकृति है वो बनता है उसके बाद यानी गर्भ के बाद। ये प्रत्यात्मनीयता यानी नियमित तौर से वो उनकी जो स्वभाव है वो अलग कर सकते हैं, इसको कहते हैं प्रत्यात्मनीयता, ठीक है। तो ये हुआ जो 6 फैक्टर्स है उसकी जो डिस्कशन। अब अगला प्रश्न आता है कि ये प्रकृति आखिर जानना है क्यों है। तो प्रकृति इसीलिए जानना होता है ताकि हम उस इंसान को समझ सके या फिर हम स्वयं समझे कि हम कौन हैं। इससे क्या होता है कि हमारे जो स्वास्थ्य है वो किस प्रकार से बनाए रखे ये जान सकते हैं हम। अगर कोई रोग होता है एक मनुष्य में, अगर उस प्रकृति को हम जान ले तो ये हमें निर्णय कर सकते हैं कि किस प्रकार से ये रोग उस इंसान को हानि पहुंचा सकता है, और किस प्रकार से अगर जब प्रकृति हम जान लेते हैं तो किस प्रकार से उस रोग का निवारण हम किस प्रकार करेंगे ये भी जान सकेंगे अगर हम एक इंसान का प्रकृति जान ले तो, ठीक है। तो जैसे कि उदाहरण के तौर पर जो पित्त प्रकृति के जो बंदे होते हैं उनमें जो गुड मेटाबॉलिज्म रहता है, उनको भूख ज्यादा लगता है, भूख अधिक लगता है और उनको कुछ ना कुछ वो खाते रहते हैं। और इनमें क्या होता है कि अगर एक बार वो खाना मिस कर रहे तो उनमें एसिडिटी जल्दी हो जाता है, तो वो उनकी एक प्रकृति है, तो वो जानना जरूरी है। तो पित्त प्रकृति वाले जो बंदे हैं उनको जो है खान पान का समय हमेशा निश्चय और सही मात्रा में करना चाहिए, नहीं तो उनमें असर पड़ता है। और अब जैसे वात प्रकृति में उनकी जो शरीर के जो स्निग्धता है वो कम रहने के कारण ऑयल एप्लीकेशन ज्यादा डाले तो उनमें जो ड्राइनेस है वो कम होता है, यानी रुक्षता है वो कम रहेगा। तो ये सभी जो चीजें हैं ये एक दो उदाहरण ही है कि क्यों हम प्रकृति जानना आवश्यक है। अब आगे और भी है, ये मैं अगले क्लास में बताऊंगी। तब तक के लिए धन्यवाद।